Good morning, students. In 11th standard, in last lecture, we had already studied some mathematical tools which are going to be used for solving physical problems of physics. So, in that mathematical tools, you studied some fundamentals of trigonometrics, then limit, derivative, and integration. अब इसका यूज हम फिजिक्स के कुछ लेसन्स में करेंगे और 12th स्टैंडर्ड में भी इसका यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स में तो ये सारे लेसन्स आप डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए आपको पढ़ा दिया है ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। See, the name of the chapter 1 is physical world. So here just we have to get aware about what actually the physics is. See, in our daily life, हमारी जो रोज की डेली लाइफ है उसमें हम फिजिक्स को हमेशा अपने घर में भी देखते हैं, घर के बाहर भी, हम जहाँ पर भी जाते हैं फिजिक्स के कुछ इवेंट्स या उसके फेनोमेनास को हम हमेशा देखते हैं। न सिर्फ देखते हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी करते हैं और शायद उसके बारे में आगे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सारी जो घटनाएं हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। आप बारिश जो देख रहे हैं वो भी एक फिजिक्स का ही पार्ट है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट्स है, फैंस है, आप मोबाइल पे काम करते हैं, ये भी एक फिजिक्स का ही कमाल है। तो फिजिक्स ने हमें बहुत कुछ दिया होगा। बहुत सारी जो डेली लाइफ की घटनाएं हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये यूजुअली हम सोचते नहीं है कि साइंटिस्ट इंजीनियर जो भी होते हैं जिन लोगों ने ये सब क्रिएट किया हुआ है वो हमेशा इसके बारे में सोचते हैं और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड डेवलपिंग द फिजिक्स। तो सबसे पहले साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सो इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना। जितने भी नेचुरल फेनोमेना है जो हो रहा है हमारे आजू बाजू हो रहा है, हम जिस फेनोमेना को, घटना को देखते हैं उसे हमें समझना है। टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। हम जितनी ज़्यादा उसकी डेप्थ में सीखना चाहते हैं उतना सीख सकते हैं as possible and use the knowledge so gained to predict। और उससे जो हमें नॉलेज मिलता है वो उस नॉलेज को हम किस बारे में यूज कर सकते हैं, या तो वो जो घटनाएं हो रही है उसको और बेहतर बनाने की, हमारे फेवर में उसको घटनाओं को बनाने का, या तो फिर उसके ऊपर से और कोई नई चीज को डिराइव करने का हम हमेशा कोशिश करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Science is exploring, experimenting, and predicting from what we see around us। हम अपने आजू बाजू जो भी कुछ है उसको देखते हैं, उसे समझते हैं और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। That is what called science। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है? कोई भी हमें काम करना है तो इसमें स्टेप्स होने चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, एक प्लान वाला काम होना चाहिए। तो here the which are the steps involved in scientific methods? तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है एक, तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? जो रिजल्ट हमें चाहिए या हम एक्सपेक्ट करते हैं उस रिजल्ट की तरफ ही हमें वो एक्सपेरिमेंट ले जाए, उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। फिर उसमें क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी रीजनिंग। क्वांटिटेटिव मतलब सब मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स या मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करना सो दैट हमें उसका एग्जैक्ट आंसर मिले। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं, दैट इज सेम थिंग, इक्वेशन डिराइविंग एंड ऑल। एंड प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ गलत चीजें भी हो सकती हैं, सो क्या सही है क्या गलत है ये हमें पता करना जरूरी है। मतलब ऐसा कहते हैं कि जब तक हम कोई गलत चीज नहीं समझ लेते तब तक सही का हमें सही एहसास नहीं होता। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें गलत चीज क्या है, उससे क्या डेंजर्स वगैरह क्या है उसमें, वो भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो पहला लेसन है वो पूरा फिजिकल वर्ल्ड इसी बात से रिलेटेड है कि हमारे आसपास जो फिजिक्स की घटनाएं हैं उसे हम समझें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि हम अपने यूज के लिए उसको डेवलप कर सकें। आगे बढ़ते हैं।
So what is physics? Physics is a branch of science. अब साइंस के अंदर आप केमिस्ट्री सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब हम सीखते हैं, या फिजिक्स भी सीखते हैं। साइंस बेसिकली मैथमेटिक्स भी साइंस का ही है, उसकी ब्रांच। सो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स, फिजिक्स का बेसिक वर्ड मीनिंग क्या है? द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, and in Sanskrit it is called bhautik. So it is a भौतिक शास्त्र। हमारे आजू बाजू जितनी भी भौतिक घटनाएं हो रही हैं उसको हम समझ, और उसमें से हमें जो हमारे यूजफुल जितनी भी चीजें हैं उसको डिराइव कर सकते। Thus the word physics refers to the study of physical world. It refers to the study of physical world. That is the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. To study physics we use two approaches. अब हम दो तरीके से सीख सकते हैं यूनिफिकेशन इन फिजिक्स में, उसको मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। क्योंकि फिजिक्स में आप देखेंगे हमारे आजू बाजू की जितनी घटनाएं हैं या फिर कोई चीजें हैं वो दो टाइप की हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बहुत ज्यादा साइज में बड़ी है, जैसे सन है, अर्थ है, मून है, प्लस डिस्टेंसेस भी बहुत ज्यादा लार्ज। सो कुछ चीजें बहुत लार्ज लेवल पे और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे, जिसे हम देख ही नहीं सकते। आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा, प्रोटॉन के बारे में सुना होगा, न्यूट्रॉन्स के बारे में सुना होगा। ये सब पार्टिकल्स होते हैं लेकिन हमने उनको अपने असली स्वरूप में कभी देखा क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं। सो ऐसा साइंस, ऐसा फिजिक्स या ऐसी चीजों का अभ्यास जो बहुत लार्ज लेवल पे है उसको मैक्रोस्कोपिक, और जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे है उसको माइक्रोस्कोपिक। दोनों को हमें स्टडी करना जरूरी है क्योंकि दोनों से हम काफी सारी यूजफुल चीजें डिराइव कर सकते हैं। सो इन फिजिक्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. This approach is called unification in physics. Physics को unification है। For example, same law of gravitation is used to explain the motion of moon around the earth, motion of planets around the sun, and falling of apple on the ground. जिस मोशन के लॉज से हम अगर किसी कार का या कोई दूसरी जो व्हीकल है या कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसका मोशन एक्सप्लेन कर सकते, तो उसी लॉ से ग्रेविटेशन का लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते, मोशन ऑफ द अर्थ भी एक्सप्लेन कर सकते, फॉलिंग ऑफ एप्पल एक्सप्लेन कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। एक ही लॉ हम बहुत अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते। ऑल्सो द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। तो बेसिक फंडामेंटल जो लॉ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को गवर्न से चला। अब फिजिक्स में स्कोप क्या है? स्कोप एंड एक्साइटमेंट में फिजिक्स। टू डिफाइन स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, लेट अस कैटेगराइज फिजिक्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड कितना है? छोटा मैग्नीट्यूड है, बड़ा मैग्नीट्यूड है। जैसे हम देखते हैं तो कोई छोटी चीज है उसका वेट कितना है, 1 kg 2 kg, जबकि अर्थ का वेट हम नॉर्मल किसी तराजू में उसको तोल नहीं सकते, किसी बैलेंस में वेइंग मशीन में उसको पता नहीं कर सकते। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के उसके मैग्नीट्यूड। सो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द ग्रुप्स कैन बी गिवन लाइक दिस: मैक्रोस्कोपिक ग्रुप एंड माइक्रोस्कोपिक ग्रुप। मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स कंसिस्ट ऑफ phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scales, and it deals with the subjects, वैसे ही टाइप के सब्जेक्ट्स including the classical physics like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। ये सारे जो है वो मैक्रोस्कोपिक है जिसे हम एक्चुअली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ग्रुप ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, या फिर उसके सिर्फ इफेक्ट को देख सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन शायद किसी पे कहीं डायरेक्टली हम सिंगल इलेक्ट्रॉन देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट हम देख सकते हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट है। आप मोबाइल्स
चलाते हैं, मोबाइल्स में इतने खोए हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। So microscopic group of physics deals with the study of constitution and structure of matter at every minute level, minute scale of length, at the that is at the scale of atoms and nuclei, or even smaller than this. वो बहुत ही छोटे लेवल का मेजरमेंट या फिर उसका स्टडी. This group of physics can be studied under the subject quantum physics. तो जो माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स, और जो लार्ज लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं उसको मैक्रोस्कोपी. स्कोप ऑफ फिजिक्स. स्कोप का मीनिंग क्या है? हम फिजिक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं. सो हर एक चीज में, जैसे लेंथ है तो लेंथ का भी हमारे पास 10⁻⁻15 से लेकर के 10⁻20 तक का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. सो स्कोप ऑफ फिजिक्स है. Physics has huge scope as it covers the tremendous range of magnitude of various physical quantities. अब कोई भी physical quantity नहीं है, जैसे length है. Length मतलब एक टाइप का distance होता है. Length means distance. तो यहाँ से अहमदाबाद का distance, यहाँ से सूरत का distance, या हमारे घर में जो चीजें हैं, टेबल है, चेयर है, उसके डायमेंशन, उसकी मेजरमेंट, उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ, हाइट, ये सब हम मेजर कर सकते हैं. अब उसका भी रेंज कहाँ से 10⁻⁻15 तक भी हम मेजर कर सकते हैं, और 10⁻+15 तक भी मेजर कर सकते हैं. So that kind of, this is what called the scope. Similarly mass, आपने देखा होगा कोई चीज बहुत ही हल्की है, नॉर्मल पेपर ले लीजिए तो पेपर का वेट कितना होगा 10⁻³ kg के टर्म्स में. तो व्हाट इज द मास ऑफ क्लॉथ? वो 10⁻24 kg के लेवल पे जाता है. Similarly, time, energy, ये सब कुछ करेगा. So it deals with very large magnitude of astronomical phenomena, as well as very small magnitude involves like electrons, protons. The range of time scale. अब time scale का range क्या? Astronomical scale of microscopic scale 10⁻18 second to 10⁻⁻22 second तक. रेंज ऑफ मासेस, आप जानते हैं लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है. एक सेकंड 3 लाख किलोमीटर. तो नेचुरली 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा? वो बहुत ही 10⁻⁻ के टर्म्स में है. दैट इज व्हाट कॉल्ड रेंज ऑफ स्केल. रेंज ऑफ मासेस फ्रॉम हेवनली बॉडीज to electrons 10⁻55 kg से 10⁻⁻30 kg तक है. So this is what called the range of scope of physics. Now fundamental forces in nature. See, आपने देखा होगा कि काफी बार हम कोई चीज अपने हाथ से जस्ट छोड़ देते हैं तो अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगती है. अब हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, पर फिर भी इट गोज इन डाउनवर्ड. अब ये सबको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मोस्ट कॉमन फोर्स, ये काफी लोगों को पता है. इसके अलावा भी दूसरे फोर्सेस होते हैं. सो कुछ फोर्स ऐसा होता है, जैसे कार चलती है तो उसमें भी इंजन में से एक फोर्स आता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, तो मैन मेड, हमने बनाया उस फोर्स को, या हमने किसी तरह से उसको क्रिएट किया. लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्रिएट नहीं कर सकते, गॉड हैज क्रिएटेड, द नेचर हैज क्रिएटेड, इट इज इनबिल्ट इन द नेचर, इनबिल्ट. और ये हर जगह लगता है. मतलब ये सारे जो फोर्सेस है फंडामेंटल फोर्सेस, वो प्लेस पे डिपेंडेंट है. वो काफी अलग अलग जगह, यूनिवर्सल, सब जगह लग सकते हैं. ऑफ कोर्स उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ही लगेंगे, रेंज के बाहर नहीं. So basically there are 4 fundamental forces in nature that governs the diverse phenomena of macroscopic and microscopic world are given. 4 टाइप के फोर्सेस है. आपने मैग्नेट देखा होगा, इट इज अ वेरी हैरान कर लेने वाली बात है कि वो मेटल के पीस को अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है. तो उसके अंदर ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन सा फोर्स होगा जिससे वो मेटल के पीस को अट्रैक्ट कर सके? तो ये सारे जो फोर्सेस है, ऐसे टोटल 4 फोर्स है जो नेचुरल है.
बाकी के भी दूसरे बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो मैन मेड हो, क्रिएट किए हो, ये सब नेचर। तो वो कौन से लेट अस अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा कोई भी बहुत हैवी बॉडी होती है उसके बीच में है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कम वेट वाले बॉडीज के बीच में भी ये सब लग सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फंडामेंटल क्या है, ये किसकी वजह से आता है? इट इज ए मास, ड्यू टू द मास। सो मास ऑफ द बॉडी, जितना मास ज्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। सो अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है। ऑफ कोर्स हम भी अर्थ के ऊपर वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दें, तो हमेशा हम ही अर्थ की तरफ क्यों जाते हैं? अर्थ हमारी ओर क्यों नहीं है? उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट कंपैरेटिवली हमारे मास के कंपेयर में अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि हम जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जबकि अर्थ हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत लार्ज लेवल पे है। सो दैट इज व्हाई उस फोर्स की इफेक्ट हमें दिखाई देती है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फंडामेंटल क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फंडामेंटल क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो ये जो प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फंडामेंटल मास है, लेकिन उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आता है। ग्रेविटेशनल में रिपल्सिव टाइप का फोर्स बनता ही है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव टाइप फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, two like charges always repel each other, while the two unlike charges always attract each other. तो उसमें अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन। फिर दूसरा फोर्स आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो सबसे बड़ा फोर्स, सबसे लार्ज लेवल पे फोर्स। अब ये फोर्स हमें नॉर्मली कहीं दिखाई नहीं देता, ये कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी। तो ये जो फोर्सेस है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इतना ज्यादा है कि बाकी के सारे फोर्सेस का टोटल करो उससे भी ये ज्यादा होता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस यूजुअली जो पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स से निकलते हैं, उसके बीच में जो फोर्सेस लगता है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सो सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे भी थोड़ा सा कम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इससे भी कम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट। तो उसके कुछ ऑर्डर्स भी हैं, उसको अगर आपको कंपेयर करना है तो ये अगले टेबल में इसका कंपैरिजन दिया है, तो यू कैन सी। मैंने एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ जिसमें फोर्स का नाम है, उसका ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड है, अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड, कंपैरेटिव मैग्नीट्यूड, और ऑपरेट्स अमोंग, कहाँ पर ये फोर्स हमें दिखाई देता है या लगता है, उसकी इंफॉर्मेशन। सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस है। तो कॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 10⁻⁻39, इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर। अब ये इनफाइनाइट है, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लगता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लगता है, इसकी रेंज बहुत लार्ज है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ ना कुछ मास है, उसके बीच में ये लगता है। सो इसका जो फंडामेंटल है वो मास। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13, वेरी शॉर्ट, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज पे है, सब न्यूक्लियर साइज का, सब न्यूक्लियर साइज। सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, particularly electrons and neutrinos, ये सारे पार्टिकल्स कहाँ अपने को दिखाई देंगे? कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होगा, उसमें से
at their own some radiations are coming. अब ये रेडिएशन और कुछ नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है, इसके अंदर पार्टिकल्स ही है, लेकिन उसको हम एनर्जी के टर्म्स में ले सकते हैं, क्योंकि लाइट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, दैट इज मैटर आल्सो एंड एनर्जी। आप देखते हैं ये पूरा जो यूनिवर्स है सिर्फ दो ही चीजों को बना है, मटेरियल एंड एनर्जी। आप कोई भी चीज ले लीजिए, या तो वो मटेरियल कैटेगरी में आएगी या एनर्जी कैटेगरी। दूसरा ये है कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। ये बात लाइट जो है वो प्रूव करता है, बिकॉज लाइट एग्जिस्ट इन मटेरियल स्टेट आल्सो एंड पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और एनर्जी नेचर। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को 10⁻⁻² ऑर्डर का कंपैरेटिव, और ये भी इनफाइनाइट है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसा इनफाइनाइट, मतलब लॉन्ग रेंज, इट इज अ लॉन्ग रेंज। अब ये कहाँ लगता है? चार्ज पार्टिकल, मतलब इसका बेसिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी शॉर्ट रेंज, कितना रेंज? 10⁻15 मीटर। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि इतना छोटा डिस्टेंस भी हो सकता है। यस, इट इज दैट। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स, उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻15 मीटर का ऑर्डर का होता है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे लगता है। अब इसके भी फंडामेंटल क्या है? न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, या उन दोनों की जो जोड़ी है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। सो हेवियर एलिमेंट्री पार्टिकल, ये सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के अंदर ही लगता है और कहीं नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियॉन। So in this way we can understand 4 different types of fundamental forces available in nature. अब ये नेचर में हमें दिखाई देते हैं। Now nature of physical laws. तो फिजिक्स में कुछ लॉज ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, वो हमेशा अपना जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा दिखा देते हैं। So basic there are 4 laws of conservation in classical physics. Nature of physical laws. So physics is the study of nature and natural phenomena. All the observation and experiments in physics led to certain facts. मैं वो facts के बारे में जानकारी देते हैं। These facts can be explained on the basis of certain laws. अब उस fact को अगर आपको explain करना है तो कोई ना कोई law की जरूरत पड़ेगी। One of the facts observed by the physics is that during a physical phenomena governed by different forces, several quantities may change with time, but some other specific quantities always remains constant with time. वो time के हिसाब से change नहीं होती। They are called the conserved quantities. What they are called? They are called conserved. Conserved means constant quantity of nature, and this is called the law of conservation. यूजुअली जो क्वांटिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है उसको कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं, और उसका जो लॉ है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ऐसे काफी सारे लॉज हैं। मेन जो है देयर आर 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ए कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड और डिस्कवर्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ये लॉज हम प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव नहीं कर सकते का मतलब ये होता है किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसकी इफेक्ट देख सकते हैं, तो वेरीफाई कर सकते हैं। सो बेसिक देयर आर 4 लॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन इन क्लासिकल फिजिक्स। These laws are as follows. तो 4 लॉज कौन से हैं? फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमें क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी मींस कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
So law of conservation of energy states that energy can neither be created, cannot be destroyed. वैसे ये जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्स के लिए देखा जाए तो ट्रू नहीं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो ट्रू है। यूनिवर्स के लिए क्यों ट्रू नहीं है आपको बता। बहुत पहले ऐसा कुछ मतलब जैसे जैसे साइंस स्टडी करते चले गए वैसे समझ में आता गया कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ दो ही चीजों का बना हुआ। कौन सी दो चीजें? एक तो मटेरियल है और एक एनर्जी। आप कोई भी चीज ले लीजिए, दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। और बहुत पहले ये भी माना गया था कि मटेरियल भी कांस्टेंट है और एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन फिर आज आइंस्टाइन के इक्वेशन से ये समझ में आता है कि मटेरियल एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने इक्वेशन भी दिया था, E = mc²। E is energy, m is mass and c is velocity of light। तो उसने ऐसा कहा कि अगर m मास की बॉडी को अगर हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना, सी मास मतलब मटेरियल, सो उस मटेरियल को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उस मटेरियल के मास को वेलोसिटी ऑफ लाइट c उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उतनी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें ऐसे एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी जो उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करे। यूनिवर्स में ऐसी सिस्टम नेचर में है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आवर बॉडी इज दैट काइंड ऑफ मशीन। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? आपने देखा होगा, आप जब खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी आ जाती है। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? आप कोई चार्जर से अपने आप को चार्ज नहीं करते। आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर और भी दूसरी काफी सारा मटेरियल हम अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, अपने पेट में ले जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जब वो मटेरियल जाता है तो उस मटेरियल का थोड़ा सा पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वही एनर्जी आपकी बॉडी को मिल जाती है। उसी एनर्जी से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लाइक जिम कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ सामान उठा सकते हैं, वेट उठा सकते हैं। तो ये सारी उसके लिए जो एनर्जी आपको मिलती है वो मटेरियल से। सो आवर बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल व्हिच कन्वर्ट्स द मटेरियल इनटू एनर्जी। सो खैर, पर फिर भी एक पर्टिकुलर लेवल पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हम लगा सकते हैं। So law of conservation of energy states that energy can neither be created nor can be destroyed, but it can be changed from one form to another। अब ये क्या? तो आपके घर में आप फैन चलाते हैं, तो आपने ये फैन चलाया मतलब किया क्या? आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया। किसको? फैन को। फैन ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मतलब विंड एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। जैसे बल्ब लगाते हैं, बल्ब चलाते हैं, तो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो हमें लाइट एनर्जी। हीटर होता है अपने घर में, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो हीट एनर्जी देता है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स जिसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म, दैट इज द टोटल सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, इट रिमेन्स सेम। So sum of all energy will always remain constant. It can be converted into from one form to another. Similarly, second law of conservation of mass. So ये भी ऐसा बताता है कि कोई एक isolated system है, उसका mass हमेशा constant है। Mass can neither be created nor be destroyed। आपने जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जला दिया, तो खैर उसकी ऐश तो बनेगी, उसकी जो राख है वो तो बनेगी। आप उसको completely destroy नहीं कर सकते, आप उसको गायब नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। और जब भी मान लीजिए कि वो कभी गायब हो भी गया तो डेफिनेटली वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बिकॉज़ इफ मास इज डिस्ट्रॉयड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो यूनिवर्सली तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, एनर्जी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, बट मास प्लस एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टोटल मास प्लस टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिर भी एक छोटे लेवल पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हम लगा सकते हैं।
सो आइंस्टाइन थियरी रिलेटिव उसे 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 कहते हैं रिलेटिविटी थियरी. सो व्हाट इट सेज, इट इज कॉल्ड मास एनर्जी रिलेशन. E is equal to mc square, where m is the mass of the material, right? And c is the velocity of light. C is the velocity of light. That is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Modified it, and as well, and we still use it as a very important principle, except the nuclear reaction. The conversion of rest mass into the other form of energy is so small that too high degree of precision, rest mass may be thought of as conserved. So second, third law is law of conservation of momentum. Now you know what is momentum. हम आगे actually detail में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको idea देता हूँ. Momentum is nothing but the product of mass and velocity of the body. Suppose कोई m mass की body v velocity से travel कर रही है, move कर रही है, so mass और velocity का जो multiplication product है, उसको हम momentum. So कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लीजिए जो मोशन, उसका मोमेंटम जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता हमेशा कांस्टेंट रहेगा. सो मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी जनरली मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट unless and until the external force acts. Momentum is a vector quantity, क्योंकि velocity vector quantity. ये सब हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या है कि अनलेस एंड अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट्स टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब ये मोमेंटम लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है. तो ऐसे अलग अलग बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं. एक तो लीनियर है जिसमें लीनियर मोशन, और जो एंगुलर मोशन है जो रोटेशनल टाइप का है, सर्कुलर टाइप, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम वो भी कंजर्व होता है. सेम है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज मींस इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें भी उन्होंने ऐसा ही कहा कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कांस्टेंट है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी मटेरियल है. इसका मतलब ये मटेरियल लॉ ही है और कुछ है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो ही चार्ज चेंज होगा. सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस -3 e चार्ज. 3 प्रोटॉन्स है तो +3 e चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो ही पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा. सो दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज आल्सो exactly due to because of the law of conservation of material. पर खैर इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए इसे अलग से डिफाइन किया. मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. आप जानते हैं कोई भी मैटर जो होता है वो मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स आर अगेन मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. अब यूजुअली सारा मटेरियल जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल फॉर्मेट में होता है. न्यूट्रल फॉर्मेट का मीनिंग क्या है? उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं. इसका मतलब है अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन मींस -5 चार्ज, 5 प्रोटॉन मींस +5 चार्ज, तो +5 -5 कितना हो गया. इसका मतलब है ओवरऑल उसे देखा जाए तो वो न्यूट्रल फॉर्मेट. बट इफ देयर इज एन इम्बैलेंस इन द नंबर्स, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है, तो -10 + 8 हो गया, तो नेचुरली उसके ऊपर -2 जितना चार्ज electric. The object then it is called the electrically charged. An imbalance comes about the adding or removing electrons. If an object has more electrons than protons, the object is negatively charged, and if it has more protons than electrons, then it is positively charged. Law of conservation of charges states that the electric charges can neither be created nor destroyed, but are simply transferred from one body to another. आप ट्रांसफर कर सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते. जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब मैंने एक ऑब्जेक्ट से 4 इलेक्ट्रॉन उठा लिए, किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसको दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर, तो जिसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा
और जहां से हमने उठाए हैं एक्सट्रैक्ट किए हुए वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाइज टू particles from large scale to atomic or nuclear scale. So it is the basic law of conservation. So students, आपने ये 4 लॉज जो सीखे, ये फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये ऑलरेडी अवेलेबल है इन नेचर, हमें कोई क्रिएट नहीं करना या हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकते, राइट? उसको चेंज भी नहीं कर सकते। So these are the fundamental laws of nature. अब ये अगर फंडामेंटल लॉज आपने सीख लिए अच्छी तरह से, तो आपको साइंस का काफी सारा आइडिया आ सकता है कि साइंस कैसे एग्जिस्ट करता है और हमारे लिए ये कितना यूजफुल, हम उसको और कितना यूजफुल बना सकते हैं। So this was the discussion regarding the chapter 1. Now let us start some of the topics of chapter 2, that is units and measurement. अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो फर्स्ट लेसन में हमने जो साइंस की बातें की वो सिर्फ हमने साइंस क्या है उसकी तरफ सिर्फ देखा, उसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। अब साइंस जब भी सीखना है तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। जैसे आपको अगर टेबल की लेंथ चाहिए तो आपको डिस्टेंस वाला यूनिट या तो उसका मेजरमेंट पता करना है कि टेबल की जो लेंथ है हम वो किसमें मेजर करते हैं। आपको अपने आप का जो वेट करना है, मास देखना है, तो वो किसमें मेजर करेंगे। इसका मतलब है एक यूनिट होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मेजर करने की कोई सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम से हमें पता चलेगा कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर से हमें पता चलेगा मैग्नीट्यूड। So let us understand this lesson. Measurement. The process of measurement is basically comparison process. Measurement का basic meaning क्या है? जैसे आप 8 मीटर कहते हैं, 8 मीटर का मीनिंग क्या होगा? कोई एक 1 मीटर पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोई अगर एक लेंथ 1 मीटर वाली है और दूसरी लेंथ उसके 8 टाइम्स ज्यादा है, तो हम उसको सिर्फ 8 टाइम्स है ऐसा तो कह नहीं सकते। इसीलिए जो छोटी लेंथ है उसको हम 1 मीटर कहेंगे और उसी का 8 टाइम्स जो दूसरी लेंथ है उसको हम 8 मीटर कहेंगे। इसका मतलब ये कंपैरेटिव प्रोसेस। टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। द नंबर thus obtained is known as the magnitude and standard chosen is called the unit of physical quantity. फिर उसका एक यूनिट होना चाहिए। यूनिट कैसे? जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इंचेस भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, लेकिन डिस्टेंस मेजर करने के लिए केजी थोड़ी यूज करेंगे, किलोग्राम यूज नहीं करेंगे, ग्राम यूज नहीं करेंगे, पाउंड यूज नहीं करेंगे। सो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। यूनिट इज नथिंग बट व्हाट, कि वो क्वांटिटी किसमें मेजर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। So unit of physical quantity is an arbitrarily chosen standard which is widely accepted by the society and in terms of which other physical quantities or similar nature can be measured. हम उसको मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को हम बता सकते हैं, या तो जब हम पढ़ेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें आइडिया आ सकता है। Exactly. So that is called the unit. अब उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड मींस व्हाट, द एक्चुअल फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। टू एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट मेड वी नीड टू हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू n और दूसरा उसका यूनिट u। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मल्टीप्लाई मतलब उसके साथ में उसको एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ ए रॉड, तो वो 8 मीटर है, तो 8 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर मतलब यूनिट हो गया। हम सिर्फ 8 लिखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपका जो घर है या फिर आपका जो प्लॉट एरिया है वो कितना लेंथ और कितने डिस्टेंस का है,
कितने लेंथ और ब्रेथ का। तो अगर आप सिर्फ उसको 10 और 15 ऐसे नंबर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये 10 इंचेस है या 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है या क्या है। इसका मतलब ओनली नंबर डजंट गिव एनी आइडिया, along with the number something else is required to be expressed, that is called the distance or unit. उसे कहते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस. So where 8 is the numerical value and m is the unit of length. Now fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity मतलब क्या है? Fundamental physical quantities. अब बहुत सारी क्वांटिटीज जब हम एक्चुअली फिजिक्स या साइंस स्टडी करते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, सो मेनी डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं, वी विल कम अक्रॉस, जिसे हमें मेजर करने की या जानने की, जिसका मैग्नीट्यूड जानने की हमें जरूरत पड़ेगी. एक सिंपल है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई हमें क्वांटिटी चाहिए, मास मेजर करने के लिए कोई क्वांटिटी चाहिए, टाइम मेजर करने के लिए क्वांटिटी चाहिए. तो ये सारी क्वांटिटीज को हमें मेजर करना और जानना है, एक्सप्रेस करना. अब जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इतनी सारी क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, और दूसरी कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल नहीं है, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं. डिराइव, मैं एग्जांपल बताऊं तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी का अलग से कोई यूनिट नहीं है. वेलोसिटी इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसका अलग से कोई यूनिट नहीं. उसका यूनिट डिस्टेंस का यूनिट और टाइम के यूनिट कैसे मेजर बता सकते, कैसे? तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड. सो जिस क्वांटिटी का यूनिट किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी का यूनिट किसी दूसरी क्वांटिटी पे के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज. So basically fundamental physical quantities are those. It is an elementary physical quantity which does not require any other physical quantity to express for it. It means it cannot be resolved further in terms of any other physical quantity. It is also known as the basic physical quantity. इसको हम basic physical quantity. तो बहुत पहले ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसे जैसे स्टडी करते गए वैसे पता चलता गया. तो बहुत पहले तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को माना गया और उसको कहते हैं मास, लेंथ एंड टाइम. मास का यूनिट केजी है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड. मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारे यूनिट्स. इसीलिए एक सिस्टम बना है, उसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम. एमकेएस मतलब एम स्टैंड्स फॉर मास, ए स्टैंड्स फॉर लेंथ, kilometer या right, and S stands for second. So MKS system, mass, length and time, meter and second respectively are fundamental units. दूसरी जो सिस्टम बनाई वो derived physical quantities. All those physical quantities which can be derived from the other combination of two or more fundamental quantities. Two or more, बहुत सारी quantities को भी आप express कर सकते हैं, or can be expressed in terms of the basic fundamental quantities are called the derived physical quantities. So derived physical quantities. अब ये derived physical quantities में बहुत सारी quantities आ सकती हैं. Example भी है, the unit of all other physical quantities which can be obtained from the fundamental units are called the derived units. For example, unit of velocity, density. अब density देख लीजिए, mass upon volume है, तो mass को हम kg कहेंगे, किलो में किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, राइट. और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब हो गया. फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को हम केजी कहते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हम बना सकते हैं. तो जिस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल, और जिसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल. इज इट क्लियर? अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि यूनिट्स में भी
जब हमने सपोज एक क्वांटिटी ले लेते हैं डिस्टेंस, लेंथ मतलब जिसे कहते हैं लेंथ मेजर है, तो कोई कहता है कुछ लेंथ बहुत कम है, छोटी लेंथ है, टेबल की लेंथ हम सेंटीमीटर इंचेस मीटर में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस, यहाँ से कनाडा का डिस्टेंस, यहाँ से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस, या कोई भी बहुत दूर के डिस्टेंस सिटीज जो है उसके बीच का डिस्टेंस, वो सेंटीमीटर इंचेस में थोड़ी मेजर। इसका मतलब है एक सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें कोई एक ही टाइप के यूनिट्स हम ले लेंगे, और दूसरी सिस्टम यूनिट जिसमें हायर यूनिट्स ले लेंगे। सो लोअर यूनिट्स की एक सिस्टम बनाएंगे, हायर यूनिट्स की एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसे बेसिकली 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं, एक सीजीएस है, दूसरी एमकेएस है, और तीसरी एफपीएस है। ये बहुत पहले चलती है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे सब लोगों ने मीटिंग किया, उसमें भी ऐसा होता था कि हमारी कंट्री में कोई अलग सिस्टम चल रही है, दूसरी कंट्री में कोई अलग सिस्टम चल रही है, लेकिन ये तो उस वक्त की बात थी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं। फिर जब सारे देश या सारी कंट्रीज या सारे लोग जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे, एक दूसरे के ट्रांजैक्शन में आने लगे, तब वो सिस्टम यूनिट को एक कॉमन सिस्टम बना, ताकि हर जगह कोई एक पर्टिकुलर सेम चीज चले। और इसलिए ऐसा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। So let us understand. Earlier, 3 different system units were used in different countries. So these system of units are CGS, FPS, MPS. आपको शायद ये पता होगा कि फॉरेन की कंट्रीज में मास को अभी भी पाउंड में मेजर, वहाँ पर मैक्सिमम पाउंड में मेजर। हम यहाँ पेट्रोल डलवाने जाते हैं, राइट, तो वो यूजुअली लीटर में, काफी सारी चीजें जो लिक्विड है वो लीटर में, वहाँ पर कोई और यूनिट। So that kind of thing is there. CGS है, FPS है, MKS है. Nowadays the international standard SI system of units is followed. In SI system 7 quantities are taken. फिर ये भी बताया कि कितनी यूनिट्स में कितनी क्वांटिटीज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो SI में टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो ऐसा टोटल 9 यूनिट्स उसके अंदर दिए गए जो हम पढ़ेंगे। In SI system unit, 7 quantities are taken as the base quantity. तो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मींस ग्राम, S मींस सेकंड। अब ये देखो ये तीनों यूनिट जो है वो कौन से क्वांटिटी के हैं? लेंथ, फिर वेट मतलब मास एंड टाइम। सो L M T इस तरह से होगा, लेंथ, मास एंड टाइम। Length is measured in centimeter, mass is measured in gram, time is measured in second. Are used to express the length, mass and time. फिर दूसरी जो सिस्टम है वो FPS है। F means foot, P means pound, S means second. So foot, pound, second are used to express the length, mass. तो ये तीनों भी length, mass और time का ही है, लेकिन अलग है। MK सिस्टम में मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड। It is expressed for the same length, mass and time. Meter, kilogram and second are used to express length, mass and time. ऐसा यूनिट में क्या है? लेंथ, मास, टाइम है। अब 7 क्वांटिटीज लेंगे, तो पहली क्वांटिटी दूसरी कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस and luminous intensity are expressed in meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, mole and candle respectively. जैसे कोई भी बॉडी का जो मास होता है उसमें 2 क्वांटिटीज है, एक वेट भी है और एक मास भी है। मास मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल है वो क्वांटिटी, और वेट मतलब क्या है? वो अभी अर्थ पे है तो अर्थ का उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इंक्लूडिंग उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज कॉल्ड द वेट। हम जानते हैं कि अलग-अलग जो प्लैनेट्स है हर एक के ऊपर ग्रेविटेशनल की जो इंटेंसिटी है वो ना, हम यहाँ पर अगर 10 kg मास है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 करते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। तो बाकी अलग-अलग जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर अलग हो सकता है, तो
तो वहां जाके हमारा वेट चेंज हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू अलग है। सो दैट इज व्हाई सिस्टम ऑफ यूनिटीज। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग क्वांटिटीज को मैंने रखा हुआ है, उसकी यूनिट भी दिए हुए हैं, उसका सिंबल क्या है, उसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन का बेसिक मीनिंग है, जैसे मैं कहता हूँ 1 मीटर, लेकिन 1 मीटर को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? 1 मीटर मतलब कितना होगा? क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा 1 मीटर अलग आएगा, कोई दूसरी कंट्री वाले 1 मीटर अलग करेंगे, उन्होंने सपोज 2 मीटर को 1 मीटर लिया होगा, तो ये तो फिर जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सो इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड यूनिट की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये टेबल में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, उसमें से सिर्फ मीटर की मैं एक एक्सप्लेन करके आपको बता दूं। मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ meter is the length of path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 upon this number of a second। तो नंबर कौन सा है? 299792458। और इसकी डेफिनेशन मीनिंग क्या हुआ? तो एक ऐसा लाइट सिग्नल है, लाइट इज अ सिग्नल। सो लाइट जब 1 सेकंड में कितना टाइम ट्रैवल करता है, कितनी लेंथ ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं 1 मीटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। मतलब उल्टा सोचो कि 3 लाख किलोमीटर के लिए 1 सेकंड लगा था, तो 3 लाख किलोमीटर मतलब मीटर कितना हो गया, इनटू 10⁻³ करेंगे तो मीटर मिल जाएगा। तो 1 मीटर चलने में कितना होगा, कितना टाइम लगेगा? उस टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कहते हैं 1 मीटर। तो ऐसे बहुत सारी मास की भी डेफिनेशन बनाई है, क्योंकि 1 किलोग्राम हम किसे कहेंगे, 1 सेकंड किसे कहेंगे, 1 एम्पियर करंट, 1 केल्विन टेम्परेचर, देन सब्सटेंस ऑफ मास को मोल से मेजर करते हैं, तो 1 मोल किसे कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। सो 1 कैंडेला इज हाउ मच लाइट, so that can be expressed, that can be measured, that can be defined in this figure। तो यहाँ पर देखिए फिर से लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, एम के सिस्टम की बात कर रहे हैं या ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, टाइम का यूनिट सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल। हर एक के सिंबल भी दिए हैं। अब सिंबल को ध्यान से देख लीजिए, कुछ कैरेक्टर स्मॉल है, कुछ कैरेक्टर कैपिटल है, उसको उसी फॉर्मेट में आपको भी यूज करना है। अगर वो स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, डैश नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, उसको उसी फॉर्मेट में लिखना है। प्लस और एक बात देख लीजिए कि 1 मीटर उसको सिंगुलर फॉर्मेट में और प्लूरल फॉर्मेट में सेम ही लिखना। जैसे 1 मीटर हो तो एम लिखेंगे, और 10 मीटर हो तो मीटर्स लिखेंगे, मीटर्स नहीं, वो मीटर ही होता है, 10 मीटर ही होता है, 10 मीटर्स नहीं है। आप आपको जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें बोलते वक्त आप बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन लिखते वक्त तो आपको सिर्फ मीटर ही लिखना है, उसको एम के साथ एस नहीं लगना। तो ये सारे उसके रूल्स हैं यूनिट्स के, सो दैट हैज बीन गिवन। अब जैसे 7 यूनिट्स है, वैसे दूसरे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। सप्लीमेंट्री क्या है? आपने उस टेबल में देखा तो ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज आ गई, लेकिन एक दो क्वांटिटी ऐसी है जो उसमें नहीं आई है। वो कौन सी है? एक तो एंगल मेजरमेंट, जिसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, या तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में जरूरत है, एंगुलर डिस्टेंस। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट। ऐसे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, तो पहले में कितना था? 7 क्वांटिटीज था, और उसमें बाद में दूसरे ये 2 यूनिट है, तो टोटल 9 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं वो देखते हैं। Besides the above mentioned 7 units, there are 2 supplementary base units. These are radian for plane angle and steradian for solid angle. Plane angle, solid angle क्या होगा? 2 डायमेंशनल का कोई भी एंगल है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे आपने अगर बोर्ड पे या पेपर पे अगर कोई एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, तो वो प्लेन पेपर पे ड्रॉ किया हुआ उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। लेकिन आपने कोन देखा होगा, कोन मतलब आइसक्रीम, जब आप खा रहे होंगे आइसक्रीम का कोन हो, उसके अंदर की साइड पे एक एंगल बनता है, वो एंगल 3 डायमेंशनल एंगल।
प्लेन एंगल मतलब टू डायमेंशनल एंगल। तो टू डायमेंशनल एंगल और थ्री डायमेंशनल एंगल को अलग से डिफाइन किया होता है, उसका यूनिट भी अलग है। प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल का यूनिट है रेडियन या डिग्री, हम पर यूजुअली ऐसा यूनिट रेडियन, और थ्री डायमेंशनल एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन। यहाँ फिगर के साथ मैंने दिखाया हुआ है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। उसकी फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। सो रेडियन मींस व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब वन रेडियन की सेकेंड, तो देखो डी थीटा की फॉर्मूला क्या है, ds अपॉन r। ds मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। सर्कल के ऊपर हम दो पॉइंट ले लेंगे, सपोज a और b, तो a और बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम आर्क ds कहते हैं। अब दोनों पॉइंट को सेंटर के साथ जोड़ देंगे तो वहां पर एक एंगल बन जाएगा, उसको हम डी थीटा कहते हैं। अब a से o तक का डिस्टेंस या तो b से o तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो सपोज r है, दोनों तरफ सेम ही होगी, o एंड o b, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होती है। तो अभी ये तीनों में रिलेशनशिप क्या है, किस तीनों में, d थीटा, ds और r। तो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। अगर इसका आंसर 1 आता है तो उसको कहते हैं 1 रेडियन। इसका मतलब है लेंथ ऑफ द आर्क जब रेडियस जितनी बन जाए, लेंथ ऑफ द आर्क जब रेडियस जितनी बन जाए तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 1 रेडियन। सेम केस स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a sphere by its surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। जैसे इसमें लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें सरफेस एरिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करें। अब देखिए पहली फिगर में जो लेंथ ऑफ द आर्क है उसी को अगर हम थ्री डायमेंशनल बना देंगे तो जो यहाँ पर आर्क है वो थ्री डायमेंशनल में सरफेस बन जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने जब कोन खाया होगा आइसक्रीम का तो सबसे पहले उसका ढक्कन निकाला होगा, वो ढक्कन आपने देखा होगा तो एक सर्कुलर सरफेस है, एक सर्कल है, उसका सरफेस एरिया, बस वही सरफेस एरिया। सो एरिया कट आउट फ्रॉम द सरफेस डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, उस रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। मतलब अल्टीमेटली तो ये यही हो गया, लेंथ को हम r से डिवाइड करेंगे या एरिया को r के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और नीचे भी 1 मीटर स्क्वायर है तो फिर जो एंगल बनेगा उसको 1 स्टीरेडियन कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड 1 स्टीरेडियन। अब हमारा स्कोप भी है, देखिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट हैं। हमें अगर टेबल की लेंथ मेजर करनी है तो हम मीटर, सेंटीमीटर या एट मोस्ट इंचेस, मिलीमीटर ऐसे यूनिट यूज कर सकते हैं। पेपर की थिकनेस को हम mm में या माइक्रोमीटर में यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस है वो हम उसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर अलग से यूनिट बनाना पड़ेगा। हम काफी बार कहीं घूमने निकलते हैं तो एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस या एक प्लेस से दूसरे प्लेस का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो बड़े डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत ही दूर है। अर्थ पे हम कहीं पर भी घूमते हैं तो किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अर्थ से मून तक जाना है, अर्थ से सन तक जाना है, अर्थ से जुपिटर तक जाना है, तो फिर किलोमीटर भी बहुत कम छोटा यूनिट पड़ जाता है, बहुत कम लगता है। तो ऐसे केसेस में हमें बड़े यूनिट भी डिफाइन करने पड़ते हैं, बड़े यूनिट भी डिफाइन करने। सो अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ for measuring large distance, for example distance of planets, distance of stars. Some bigger units of length such as the astronomical unit, light year, parsec, etc. तो ये तीन अलग अलग और यूनिट डिफाइन किए हैं। उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। The average separation between the earth and the sun is called one astronomical unit। इसको 1 AU कहते हैं। देखो ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल A कैपिटल U, स्मॉल में नहीं। तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितना है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये क्या है फिर से समझ लीजिए, अर्थ और सन का एवरेज सेपरेशन। एवरेज क्यों लिया हुआ है,
क्योंकि हम जानते हैं काफी बार अर्थ जो है वो सन के बहुत पास में आ जाता है और काफी टाइम पे वो अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर जाता है। तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, पास वाला या दूर वाला? तो दोनों डिस्टेंस का टोटल करके उसका एवरेज निकालो, तो दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सन है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है वो अर्थ से इतनी दूरी पे है, मीटर पे 1.496 into 10⁻11, मतलब 1496 पे ऑलमोस्ट 8 zeros लगा दो, इतने मीटर तक का। The distance traveled by light in vacuum in 1 year is called a light year. Light year मतलब कितना होता है 9.46 into 10⁻15 मीटर। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 1 लाइट ईयर मतलब क्या? आप जानते हैं लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 मिनट में कितना चलता होगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 आवर में कितना चलता होगा, 1 घंटे में कितना चलता है, तो उसको और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 दिन में कितना चलता है, तो और 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। और 1 ईयर को ईयर में कितना चलता है, तो और 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। So that is nothing but what the light travel by the light travel in 1 year. एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। The distance at which an arc of length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at a point is called the parsec. Parsec distance क्या है? हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। पार्सेक डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ऊपर आपने देख लिया, समझ लो। लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो लाइन के जो दो एंड पे, एक एंड पे अर्थ है, एक एंड पे सन, दोनों पॉइंट को दूर के किसी दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, राइट। लाइन कितना एंगल बनना चाहिए, 1 सेकंड। जब 1 सेकंड का एंगल बन जाएगा तो वो जो पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है उसको 1 पार्सेक, 3.08 into 10⁻16 मीटर, इतना डिस्टेंस आता है। अब ये हो गए बहुत लार्ज डिस्टेंस, उसके लिए हमें दूसरे अलग से यूनिट बनाने पड़े। तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस की है, बहुत ही छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, जिसके लिए मीटर भी बहुत बड़ा यूनिट है, माइक्रोमीटर भी बहुत बड़ा यूनिट है। तो ऐसे डिस्टेंसेस के लिए फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, ऐसे ही। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इज इट क्लियर? तो ऐसे यूनिट हमने डिफाइन किए। सो स्टूडेंट्स, हियर वी विल स्टॉप अवर लेक्चर। तो ये जो हमने लेक्चर लिया हुआ है उसको यहाँ तक हम खत्म करते हैं, इसके बाद की बात है। थैंक यू।